अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। BG9 आपकी खिदमत में हाजिर है और इसमें आपके लिए ख़ास तोहफ़ा है दिसंबर की सर्दियों का। टेंसेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को मैंने कोशिश की है एक चार्ट पर समेटने की। इसके बाद टेंसेस डिटेल में स्टार्ट करूँगा मैं। अमूमन बात होती है फॉर्म्स ऑफ वर्ब की, तो फॉर्म्स ऑफ वर्ब कितनी हैं? अमूमन जवाब आता है कि 3 हैं, कोई कहता है 4 हैं। पूछा जाए कौन कौन सी, तो जवाब आता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। कोई कहता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। लोग तो फिफ्थ और सिक्स्थ तक चले आते हैं। भाई, वर्ब की टोटल 4 फॉर्म्स हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ भी नहीं, इनके नाम हैं, ये यूज़ होते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ बोर्ड के ऊपर अपनी कंप्लीट कॉन्सेप्ट को एक जगह लाने की। गोया कूजे में दरिया समाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिएगा, 4 फॉर्म्स हैं। ये बेसिक फैक्ट्स हैं जो मैं लिखने जा रहा हूँ। ये बेसिक फैक्ट्स हैं जिनके अंदर कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है। ये हार्ड एंड फास्ट हैं, ऑलवेज एप्लीकेबल, यूनिवर्सल लॉज, कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ बता दूं, अमूमन अक्सर इंग्लिश पढ़ाने वाले कहते हैं कि भाई ये एक्सेप्शनल केस है, ये एक्सेप्शन है। अच्छा, देखिए, एक्सेप्शन विदाउट रीज़न नहीं होती। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि ये एक्सेप्शन है, तो ये भी कहें कि इसका रीज़न क्या है, डिटेल बताएं। ठीक है ना? जहाँ पर इंग्लिश में फंसते हैं तो वहाँ कहते हैं भाई इंग्लिश तो लैंग्वेज ही ऐसी है, PUT पुट होता है जबकि BUT बट होता है, CUT कट होता है, तो PUT पुट क्यों होता है? एक लेक्चर है मेरे पास, दूंगा मैं वो लेक्चर, बताऊंगा कि PUT पुट क्यों होता है और BUT बट क्यों होता है। एटिमोलॉजिकल रीज़न है, ग्रामेटिकल रीज़न है, खामखा नहीं है। लैंग्वेज को दोष ना दीजिए, लैंग्वेज को समझने की कोशिश कीजिए। इंशाल्लाह आगे लेक्चर में बताऊंगा डिटेल में। और अक्सर यूँ भी कहते हैं कि जनाब लिसन में T साइलेंट है, एडजेक्टिव में D साइलेंट है, ऐसा क्यों है? खामखा साइलेंट लेटर, साइकोलॉजी में P साइलेंट है। साइलेंट लेटर्स के भी रीज़न होते हैं, खामखा कोई लेटर साइलेंट होता भी नहीं है। लेकिन आगे का स्टेज है, इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में मैं ये बात लेकर आऊँगा डिटेल में। हर वर्ड में साइलेंट लेटर्स क्यों यूज़ होते हैं, फोनेटिक्स के रीज़न भी, एटिमोलॉजी के रीज़न भी, ग्रामर के रीज़न भी। इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करूँगा एक लेक्चर में। कोशिश करूँगा एक लेक्चर में बात पूरी हो जाए, वरना कम से कम 2 लेक्चर इसके लिए चाहिए होंगे मुझे। मैं पहले से इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपकी क्यूरियोसिटी में इजाफा हो। क्यूरियोसिटी एक ऐसी चीज़ है जो अगर आपके अंदर नहीं है तो फिर यू आर एज गुड एज डेड। आई एम सॉरी टू से, जस्ट लाइक अ स्नफ्ड आउट कैंडल। आपको क्यूरियोसिटी ही आपको ज़िंदा रखती है। तजस्सुस ही आपको जानने, आपके अंदर के तालिबे इल्म को ज़िंदा रखता है। इल्म की तलब इसी का नाम है और इसको ज़िंदा रखना फ़र्ज़ है। BG9 में जो बेसिक फैक्ट्स लेकर मैं हाजिर हुआ हूँ वो क्या है? वर्ब की फॉर्म्स के बारे में बात हो रही थी। देखिए, 4 फॉर्म्स हैं। हम अपनी आसानी के लिए इन्हें V1, V2, V3 और V4 कह सकते हैं, लेकिन ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब के नाम नहीं है भाई। ठीक है, ये कोई नाम नहीं है, ये हमने सिंबल्स बना लिए अपनी आसानी के लिए। ये सिंबल्स हैं, तो फिर इनके नाम भी होंगे। हाँ, अब मैं इनके नाम लिखने जा रहा हूँ। नाम देखिएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का नाम ग्रामेरियंस के मुताबिक ये है इनफाइनाइट फॉर्म, लेकिन आमतौर पर इसको इनडेफिनिट फॉर्म भी कहते हैं। लैंग्वेज कोर्स करवाने वाले लोग इसे बेस फॉर्म भी कहते हैं।
ग्रामेटिकल टर्म तो नहीं है, लेकिन बहरहाल ये टर्म भी चलेगी, सही है, गलत नहीं है। एक बात याद रखिएगा, मैं अमूमन किसी चीज़ को फौरी तौर पर गलत कहता भी नहीं हूँ। गलत कह देना बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है। गलत ऐसे नहीं होता कि जनाब मैंने फ़ौरन सुनते ही कह दिया ये गलत है। नहीं, देखिए, जब हम एक लैंग्वेज को पढ़ रहे हैं, उस लैंग्वेज की एक हिस्ट्री है, ठीक है ना, एंग्लो सैक्सन पीरियड से लेकर आज तक की। तो ये ऐसे नहीं है कि हमेशा एक जैसी रही हो। मुख्तलिफ़ पीरियड्स में, मुख्तलिफ़ एजेस में मुख्तलिफ़ किस्म की इंग्लिश हमारे सामने आती है। तो हो सकता है कि मैं जिस चीज़ को गलत कह रहा हूँ वो किसी पीरियड में, किसी एज में सही होती हो। मैं ये तो कह सकता हूँ कि ये ओल्ड है, ऑब्सोलीट हो गई है। गलत कहना जिम्मेदारी का काम है। लेकिन एक बात और याद रखिएगा, जब मैं गलत कहूँगा तो फिर सोच समझ के कहूँगा और फिर प्रूफ भी करूँगा। बग़ैर प्रूफ के मेरी बात मत मानिएगा। देखिएगा, ये गलत नहीं है लेकिन अच्छा है, सही है, चलेगा। इनफाइनाइट फॉर्म, बेस फॉर्म, ग्रामेटिकल टर्म इनफाइनाइट फॉर्म है। सेकंड फॉर्म, जिसको सिर्फ पास्ट फॉर्म या सिंपल पास्ट फॉर्म भी कहते हैं, हम अमूमन सिंपल पास्ट फॉर्म कहते हैं इसे, सिंपल पास्ट फॉर्म, ठीक है। थर्ड फॉर्म का नाम है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। अब ये पार्टिसिपल का क्या मतलब है बताता हूँ। देखिए, पार्टिसिपल फॉर्म नाम तो सबको पता होता है, आज इसको डिफाइन भी करता हूँ मैं। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, पार्टिसिपल जब लग गया ना तो इसका मतलब है कि इस वर्ब की फॉर्म का सिर्फ एक फंक्शन नहीं है, कुछ ना कुछ एडिशनल फंक्शन भी है। एडिशनल फंक्शन की वजह से पार्टिसिपल कहलाता है। तो मैं बताऊं आपको, वर्ब की थर्ड फॉर्म के दो फंक्शंस हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, बहुत सी जगहों पर एज अ वर्ब, एक्शन वर्ब इस्तेमाल होती है और बहुत सी जगहों पर एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल होती है। कैसे? एग्जाम्पल दे रहा हूं। जैसे मैं कहूं शी हैज बेक्ड अ केक। यहां पर बेक की थर्ड फॉर्म बेक्ड यूज हुई है एज एक्शन वर्ब। ये बात समझ में आ गई होगी आपकी, नजर आ रहा हो तो। अगला सेंटेंस देखिएगा, द फार्मर्स फाउंड some pieces of baked bricks in the field। अब सिंपल पास्ट टेंस है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल हुई है, फाउंड, फाइंड की सेकेंड फॉर्म। द फार्मर्स फाउंड सम पीसेज ऑफ बेक्ड ब्रिक्स। अब देखिए, मैं पढ़ भी डिफरेंट स्टाइल से रहा हूं इसको। इसको मैंने पढ़ा था शी हैज बेक्ड अ केक, बेक्ड, राइट, थर्ड फॉर्म एज एक्शन वर्ब। हेयर दिस थर्ड फॉर्म एज एडजेक्टिव इस्तेमाल हो रही है, और जब एज एडजेक्टिव इस्तेमाल हो रही है तो इसका ये सिलेबल अलग पढ़ा जाएगा, बेकेड ब्रिक्स। जस्ट लाइक अगर मैं कहूं ही हैज़, मैं प्रेजेंट परफेक्ट इसीलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है मुझे। ही हैज़ लर्नड द लेसन। अच्छा, ओल्ड इंग्लिश में लर्न की थर्ड फॉर्म LEARNT, लर्नड होती थी, अब लर्नड होती है। ही हैज़ लर्नड द लेसन, थर्ड फॉर्म एज एन एक्शन वर्ब। अगला जुमला, ही इज अ लर्नेड पर्सन, लर्नेड। अब मैं लर्नड नहीं पढ़ रहा हूं, लर्नेड पढ़ रहा हूं, वर्ब की थर्ड फॉर्म एज एन एडजेक्टिव है, ठीक है। तरीका भी सीख लीजिए पढ़ने का। तो यूं
इसका एडिशनल फंक्शन यहाँ एज एक्शन वर्ब इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पर एज एडजेक्टिव इस्तेमाल हो रहा है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म के दो फंक्शंस हैं। तो जो एडिशनल फंक्शन है उसकी वजह से कहलाता है पार्टिसिपल। क्लियर हो गई बात? आगे चलें। थैंक यू। अब मैं बात करूँगा फोर्थ फॉर्म की। फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब का असल नाम है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, और इसे हम अपनी आसानी के लिए आईएनजी फॉर्म भी कह सकते हैं। मगर एक बात याद रखिएगा खुदा के लिए, इसे बहुत से लोग कहते हैं फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। बेटे ये ब्लंडर है, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म इनफाइनाइट होती है और फर्स्ट फॉर्म अभी भी अगर ये है तो फिर तो ये इनफाइनाइट हुआ, जबकि ये डेफिनेट सिचुएशन है। अभी बताता हूँ सिचुएशन। तो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कहना बहुत बड़ा ब्लंडर है, कभी मत कहिएगा। या तो आप कहें प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, या कहें आईएनजी फॉर्म, या सिंपली वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। ठीक है भाई। अब इन किस किस सिचुएशंस में इस्तेमाल होते हैं ये इनफाइनाइट फॉर्म? किस सिचुएशन में इस्तेमाल होगा देखिएगा, मैं लिख रहा हूँ सिर्फ इनडेफिनिट सिचुएशन में। ठीक है, सिर्फ इनडेफिनिट सिचुएशन में और कहीं नहीं। इनडेफिनिट हो अगर सिचुएशन तो वर्ब की कोई और फॉर्म नहीं आएगी सिवाय फर्स्ट फॉर्म के, या सेकंड फॉर्म भी इनडेफिनिट में इस्तेमाल होती है। अब सवाल यह है कि सर फिर डिफरेंस क्या हुआ? अभी क्लियर कर देता हूं। अगर फर्स्ट फॉर्म है तो मे बी यूज्ड फॉर प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ऑल ऑफ देम, तीनों के लिए आ सकती है फर्स्ट फॉर्म। लेकिन अगर सेकंड फॉर्म है तो ओनली फॉर द पास्ट, सिर्फ और सिर्फ पास्ट के लिए आएगी, सिर्फ पास्ट के लिए, कभी प्रेजेंट या फ्यूचर के लिए नहीं आएगी। ये फर्क है इन दोनों में, वरना दोनों इनडेफिनिट है। भाई एग्जाम्पल दे दें सर, ये प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों में फर्स्ट फॉर्म कैसे आएगी? एग्जाम्पल यहाँ लिख रहा हूँ, देखिएगा। आई नॉट गो देयर, कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल हो रही है भाई? फर्स्ट फॉर्म, इनफाइनाइट फॉर्म। लेकिन फर्स्ट फॉर्म के जरिए आप ये तो बता सकते हैं कि सिचुएशन इंडेफिनिट है। अभी आप ये नहीं बता सकते कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, या पास्ट इंडेफिनिट है, या फ्यूचर इंडेफिनिट है, जब तक हेल्पिंग वर्ब यूज ना हो। प्राइमरी ऑक्सिलरी यूज टू शो द एस्पेक्ट ऑफ टाइम, याद कीजिए BG5 एंड BG6, BG6 में खास तौर से। यहाँ देखिएगा, अगर मैं डू अप्लाई करता हूँ तो आई डू नॉट गो देयर, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। डिड अप्लाई करता हूँ तो आई डिड नॉट गो देयर, पास्ट इंडेफिनिट हो गया। एंड आई विल नॉट गो देयर, फ्यूचर इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट में भी गो, पास्ट में भी गो, फ्यूचर में भी गो, तीनों में इस्तेमाल हुई। लेकिन जब मैं कहूँगा आई वेंट देयर, तो अब सेकेंड फॉर्म है और पास्ट के अलावा कहीं इस्तेमाल नहीं हो सकती, ना प्रेजेंट में ना फ्यूचर में। ठीक है, यही बात मैंने यहाँ लिखी है। ठीक है, अच्छा जी। अब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, एज अ वर्ब जब इस्तेमाल होगी। एज अ वर्ब मैंने बताया पार्टिसिपल इसलिए कि इसका एडिशनल फंक्शन भी है और वो एज एन एडजेक्टिव है। मैं कह रहा हूं एज ए वर्ब जब इस्तेमाल होगी तो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट सिचुएशन में। अब यहां जहन में सवाल आया होगा, मुझे मालूम है स्टूडेंट सवाल करते हैं, सर पैसिव वॉइस में तो हर टेंस में थर्ड फॉर्म आती है। पैसिव वॉइस बनाने का रीजन पता है आपको? एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के 4 रीज़न हैं, जिनमें से एक रीज़न ये भी है कि एक्चुअली हम एक्शन को स्टेट में कन्वर्ट करते हैं। एक रीज़न ये भी है कि हम ट्रांजिटिव वर्ब को इंट्रांजिटिव वर्ब में चेंज करते हैं, और एक रीज़न ये भी है कि हम
ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस को सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस बनाते हैं, और एजेंट की अहमियत लीस्ट हो जाती है, सबसे कम हो जाती है। समटाइम्स तो उसकी ज़रूरत होती ही नहीं, हम एजेंट को मेंशन ही नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सेंटेंस लिख रहा हूँ, द ग्लास इज ब्रोकन, तो क्या ये कहेंगे कि शीशा तोड़ा गया है? नहीं भाई, द ग्लास इज ब्रोकन थर्ड फॉर्म है, एज एडजेक्टिव इस्तेमाल हो रहा है। द ग्लास इज ब्रोकन थर्ड फॉर्म एज एडजेक्टिव। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, मगर थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हो रही है ना, पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म आती है। इज आर एम के साथ थर्ड फॉर्म हो तो क्या हो? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो भाई ये थर्ड फॉर्म एज एडजेक्टिव है ना। अगर मैं यहाँ से ब्रोकन हटा दूँ और लिख दूँ द ग्लास इज ट्रांसपेरेंट, तो ट्रांसपेरेंट क्या है? एडजेक्टिव है। द ग्लास इज एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है ना। इसी तरह से द ग्लास इज ब्रोकन, एडजेक्टिव। पैसिव वॉइस का एक रीज़न ये भी होता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि थर्ड फॉर्म जब एज अ वर्ब इस्तेमाल हो, एक्शन वर्ब, तो सिचुएशन क्या होगी? परफेक्ट, नॉट अदर देन परफेक्ट। और फिर आ जाइए फोर्थ फॉर्म, इसका नाम है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। तो क्या सर पार्टिसिपल तो यहां भी लिखा है, क्या इसका भी कोई एडिशनल फंक्शन है? मैं एग्जांपल देके क्लियर कर देता हूं आपकी कंफ्यूजन। पार्टिसिपल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कोई एडिशनल फंक्शन है। अब वो एडिशनल फंक्शन क्या है, जरा देखिएगा भाई। रीड की फोर्थ फॉर्म क्या होगी? रीडिंग। अब सेंटेंस देखिएगा, ही इज रीडिंग अ नॉवल, वर्ब एज एन एक्शन वर्ब, थर्ड फोर्थ फॉर्म। अब दूसरा जुमला, रीडिंग इज अ गुड हैबिट, वर्ब की फोर्थ फॉर्म एज अ नाउन। यहां पर गौर कीजिएगा, ये फोर्थ फॉर्म एज एक्शन वर्ब, ये वही फोर्थ फॉर्म एज नाउन, बिकॉज दिस इज द नेम ऑफ अ हॉबी, नेम ऑफ एन हैबिट। ठीक है। और देखिएगा, वेयर आर माई रीडिंग ग्लासेस, मेरे रीडिंग ग्लासेस कहाँ हैं भाई? यहां ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म एक्चुअली ग्लासेस को डिफाइन कर रही है। ग्लासेस नाउन है एज एडजेक्टिव। इसके तीन फंक्शंस हैं, दो एडिशनल हैं और एक एक्चुअल है। तो तीनों में फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल हो रही है, मगर तीनों में पर्पस डिफरेंट है। इसीलिए इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। पार्टिसिपल कहने का मतलब ये है, मिटा दूं, देखिएगा। अब असल में हम एक चीज़ नहीं पढ़ते। मैं नाम लिखूंगा तो बहुत से लोग शायद ज़िंदगी में पहली मर्तबा ये नाम पढ़ेंगे, पार्सिंग। आती नहीं लोगों को। पार्सिंग क्या है, इस पे भी लेक्चर आएगा इंशाल्लाह। पार्सिंग बेटे, एक सेंटेंस लिखा है, शी विल बी लर्निंग द लेसन। ठीक है ना। अब मैंने अगर कहा कि इसको यूं ब्रेक कर दें, अब मुझे बताएं, पहले प्राइमरी टर्म्स, शी प्रोनाउन है, विल वर्ब है, बी वर्ब है, लर्निंग वर्ब है। अभी देखेंगे कौन से वर्ब हैं ये। दी क्या है? आर्टिकल। मैं वर्ड क्लासेस की बात कर रहा हूँ। देर आर ओनली 8 वर्ड क्लासेस। व्हाट इज आर्टिकल? आर्टिकल क्या होता है? आर्टिकल एडजेक्टिव होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो मैं इसे कहूँगा कि ये एडजेक्टिव है और ये नाउन है, हर वर्ड को अलग अलग। उसके बाद फिर मज़ीद ये क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन, सब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस। फिर ये क्या है? प्राइमरी ऑक्सिलरी, हेल्पिंग वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरी। ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब। कौन सी ऑक्सिलरी है? याद कीजिए, लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब इन दोनों को लिंक कर रहा है। BG6 देखिएगा। लर्निंग एक्शन वर्ब, मेन वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब, फोर्थ फॉर्म,
दी एडजेक्टिव है, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव में ये डिटरमाइनर है, डिटरमाइनर में ये आर्टिकल है, आर्टिकल में ये डेफिनेट आर्टिकल है, नाउन है, कॉमन नाउन है, सिंगुलर है। देखिए इस तरह से हर वर्ड की आइडेंटिफिकेशन करना सीखें। जब ये पार्सिंग का अमल करेंगे तो आपको हर वर्ड की आइडेंटिफिकेशन होगी कि ये वर्ड इस सेंटेंस में क्या है, इस सेंटेंस में क्या है, ठीक है ना। तो एक लाजमी नहीं एक वर्ड नाउन है तो हर सेंटेंस में नाउन ही होगा, या कोई वर्ड अगर वर्ब है तो हर सेंटेंस में वर्ब होगा। उस सेंटेंस में उसकी क्या वैल्यू है ये देखना पड़ेगा और फिर उसको क्लासिफाई किया जाएगा। तो इससे आप कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ वर्ड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ वर्ड समझेंगे। जब वर्ड की कॉन्स्टिट्यूएंसी चेंज की जाती है तो उसके मीनिंग्स में भी चेंज आता है, उसकी वर्ड क्लास में भी चेंज आता है और बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। बहरहाल फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म आईएनजी फॉर्म किस सिचुएशन में इस्तेमाल होती है? सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ एज अ वर्ब, एज एन एडजेक्टिव और एज अ नाउन नहीं कह रहा हूँ, कंटिन्यूस सिचुएशन में इस्तेमाल होगी। चारों सिचुएशंस में बीजी 8 में बता चुका हूँ डिटेल में, जब टेंस को डिफाइन किया था मैंने। 4 सिचुएशंस है, यहाँ पे 3 आई हैं। परफेक्ट कंटिन्यूस के लिए इन दोनों को यूज़ किया जाएगा। बहरहाल अब कौन से फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ कौन से हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं, अब देखिएगा हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब्स कौन से आएंगे मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ। सिंबल हैं, नेम्स हैं और सिचुएशंस हैं। यहाँ पर सिचुएशन बताई गई हैं और यहाँ पर मैं बता रहा हूँ ऑक्सिलरीज या हेल्पिंग वर्ब्स कौन से आएंगे, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरीज। अच्छा जी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इनडेफिनिट के लिए डू, डज, डिड, shall, will, and all modal auxiliaries। अब ये मॉडल ऑक्सिलरीज क्या होते हैं मैं क्लियर कर दूं। शुड, शैल और विल भी मॉडल ऑक्सिलरीज में आते हैं। वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, ठीक है। ये सब मॉडल ऑक्सिलरीज हैं और इन सब के साथ हमेशा 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 फर्स्ट फॉर्म आएगी, कोई और फॉर्म कभी भी नहीं आ सकती। सिंपल पास्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म इज ऑलवेज विदाउट हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के साथ इसका झगड़ा है भाई। जब सेकंड फॉर्म होगी हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा, हेल्पिंग वर्ब होगा सेकंड फॉर्म नहीं आएगी। विदाउट हेल्पिंग वर्ब, विदाउट एनी ऑक्सिलरी यूज होती है, ठीक है। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म थर्ड फॉर्म परफेक्ट सिचुएशन में आती है सिर्फ इन हेल्पिंग वर्ब के साथ हैव, हैज, हैड। और कंटिन्यूस सिचुएशन में वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म इनके साथ बी, बी की सेकंड फॉर्म वॉज, बी की थर्ड फॉर्म बीन, फोर्थ तो ये खुद है, वॉज का प्लूरल वर और बी के प्रेजेंट केसेस इज, आर, एम। अब देखिएगा इनमें से भी मैं क्लासिफाई कर रहा हूँ। डू फर्स्ट फॉर्म होती है, डिड सेकंड फॉर्म, डज कोई फॉर्म नहीं है, डज डू का सिंगुलर है, डज डू का सिंगुलर है। इसी तरह से यहाँ देख लीजिए हैव फर्स्ट फॉर्म है, हैड सेकंड फॉर्म है, हैज़ कोई फॉर्म नहीं है, हैव का सिंगुलर है, हैव का सिंगुलर। बी फर्स्ट फॉर्म है, वॉज सेकंड फॉर्म है, बीन थर्ड फॉर्म है। ये चार्ट काम आएगा जब मैं टेंस से स्टार्ट करूंगा अगले लेक्चर में, बीजी 10 में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से स्टार्ट करूंगा। ये चार्ट काम आएगा और आपको बार बार देखना पड़ेगा अपने कमरे में, इसको खूबसूरत सा बनाकर लगा लीजिए, बार बार नज़र डालिए। ये चीज़ें याद रहनी चाहिए, ये हार्ड एंड फास्ट हैं, बेसिक फैक्ट्स हैं, यूनिवर्सल लॉज हैं, इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, कोई एक्सेप्शनल केस नहीं, कुछ नहीं है, एज इट इज़ हमेशा यूज़ होंगे, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करने का, लाइक करने का बहुत शुक्रिया। दुआओं में याद रखिएगा। शाद रहें, आबाद रहें।